welcome all of you to Defense Mania. So directly बात पे आते हैं. In this series we are going to cover अप्रैल के current affairs इस particular वीडियो में in the format of MCQ solving. देखो सीधी बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे. जिनको मोटिवेट होना था वो अभी तक हो चुके हैं. अब बहुत कम टाइम ऑलरेडी एग्जाम के लिए बच गया है. तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं. आपके सीडीएस के पेपर में अगर आप जीके की बात करो तो ब्रॉडली अगर हमें 3 कैटेगरीज में करंट अफेयर्स के सेक्शन को डिवाइड करना हो, कैसे करेंगे? पूरा पेपर आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस आप देखोगे तो एक कैटेगरी आती है प्योर करंट अफेयर्स की, है ना, प्योर करंट अफेयर्स की. दूसरी कैटेगरीज आती है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड करंट अफेयर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस ये हुआ कि जो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक अभी बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, फॉर एग्जांपल ज्ञानवापी अभी बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होगा, तो उससे रिलेटेड आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने में आ जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछने में आ जाएंगे. अगर सिटीजनशिप बिल बहुत ज्यादा न्यूज में है तो 1955 का जो भी लॉ है वो अभी पूछने में आ जाएगा पॉलिटी फॉर्मेट में. ठीक है, तो बस ये होता है हाइब्रिड सीए कि जो न्यूज करंट अफेयर्स में डोमिनेट हो रही हो उसका बैकग्राउंड स्टैटिक सब्जेक्ट वाइज आपको पूछ लिया जाएगा, और बाकी बेसिकली आपका प्योर स्टैटिक जीके तो है ही, है ना. तो आप ऑल इन ऑल देखोगे तो दिस प्लेस करंट अफेयर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल इन योर सीडीएस का जीके का पेपर, जो कि एक बहुत प्राइम रोल प्ले करता है वेदर आप सीडीएस एग्जाम क्लियर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो इस चीज में. और करंट अफेयर्स की खास बात भी ये है कि ऑब्वियसली आपको 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ने हैं थ्रू आउट, उसको रीड करना है, गो थ्रू करना है, एंड दैट विल बी डन, है ना. कोई मल्टीपल रिविजन्स आप 2-3 बार कर लोगे एंड दैट इज डन, और उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, एंड ये आपके एक बार की रीडिंग की वजह से हो जाएगा. इसमें आपको ना कोई बैकग्राउंड की जरूरत है, ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत है. तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इफ यू नो अबाउट द सीडीएस का जीके. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे हम डायरेक्टली शुरू करेंगे. आपका प्रेजेंटेशन भी आपको दिखेगा कि नाउ आई एम गोइंग वेरी स्टडीज ओरिएंटेड. अब बहुत हो गया आपको प्लीज करना. अब देखो फौजी बनना आपको, प्लीज मैं नहीं करूंगी आपको. डायरेक्टली क्वेश्चंस के अच्छे से बैकग्राउंड चेक करके आंसर हम ढूंढेंगे. पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप सर्च कर लोगे डिफेंस मीडिया, दिस इज एन ऑफिशियल चैनल ऑन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर पीडीएफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. एक रैंप स्कीम है, raising and accelerating MSME performance. This has been supported by which global institution? देखो ये स्कीम से रिलेटेड जितने भी बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे ना, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन कौन से स्टाइल में पेपर पूछा जाता है. स्कीम का अगर आपको क्वेश्चन आता है, नंबर 1 स्टाइल इज कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. नंबर 2 उस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रैंप के बारे में पूछ लिया. आई विल ऑल्सो टेल यू दिस. ये जितनी भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ ये आपके सीडीएस के पेपर में या तो सीएपीएफ के पेपर में स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाता है हर बार. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो. ठीक है, रैंप स्कीम जो है उसका एम क्या है पूछ लिया जाएगा. ठीक है, इसका बजट क्या है, या तो फिर इसमें कौन से लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी इनके कौन है इसके बारे में पूछ लिया जाता है. और कुछ ना हो तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. ठीक है, कि जैसे रैंप स्टैंड्स फॉर, रैंप का फुल फॉर्म क्या है. तो यहाँ पे तो आपको समझ में आता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. तो अब आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम को रीड आउट कर रहे हो, इतने पॉइंट्स को ध्यान में रख के प्लीज रीड आउट करना, इनमें से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं. ठीक है, ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो इसको सपोर्ट कर रहा है कौन सा है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो इसका आंसर यहाँ पे आपका लिख लिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है. ठीक है, रैंप विच स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस इज अ वर्ल्ड बैंक एसिस्टेड सेंट्रल सेक्टर का स्कीम. ये इसमें बेसिकली ये स्कीम किन लोगों के लिए है? जो कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 में बहुत मार खा गए थे, ये एमएसएमई का जो सेक्टर था बहुत ज्यादा पिट गया था इस चक्कर में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए रैंप स्कीम को बनाया गया था. दिस इज वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम टू सपोर्ट कोविड-19 resilience and recovery interventions of Ministry of MSME.
ठीक है, इसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, A decentralized waste management technology park was inaugurated in which city? देखो, एक decentralized waste management technology park बनाया गया है। इसमें सारी waste management बहुत अच्छे से किया गया है ताकि बायोडिग्रेडेबल चीजों को अलग रखा जा सके, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को भी अलग डील किया जा सके। तो ये हुआ है हमारे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, अंडर द मिशन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ। ये सारे जो डायलॉग्स मैंने लिखे हैं इसको याद रखना, सीडीएस को अगर बहुत टफ बनने का मन हुआ तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपसे पूछ सकती है, बट यू आर वेरी क्लेवर इनफ, आपने ऑलरेडी सब कुछ इन डिटेल पढ़ चुका होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कितनी चीजें याद रखनी है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क इन दिल्ली अंडर द मिशन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ मिशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट कैटेगरी। एक कैटेगरी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्कीम्स। दूसरी कैटेगरी याद रखोगे यहाँ पे कौन सी? फेस्टिवल्स याद रखोगे, ठीक है, फेस्टिवल्स वाली कैटेगरी भी याद रखोगे। एक साजीबू नोंगमा पनबा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, कौन से इंडियन स्टेट का? देखो, बहुत फेमस फेस्टिवल्स होंगे, वो ऑब्वियसली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, या तो सेवन सिस्टर से पूछे जाते हैं या तो साउथ इंडिया से। ये दोनों अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो आपको भी याद रखना होगा साजूबा नोंगमा पंबा जो है वो मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है, एनुअल फेस्टिवल है मणिपुर का, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे लिख दो। एक्चुअली जो थर्ड कैटेगरी है उसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, या तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको फील्ड पूछा जा सकता है, या तो अगर किसी की डेथ हो गई है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या तो आपको यस इवेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, इवेंट्स एंड वेन्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी ये जितनी सारी चीजें हैं ना, लिख के रख लो, आई विल टेल यू इसको कैसे कैसे डील करना है। जैसे स्पोर्ट्स का है यहाँ पे, विच इंडियन वुमेन वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ पे अवार्ड से क्वेश्चन हो गया कि ये ट्रॉफी किसे मिली है, ये अवार्ड किसको मिला है, ये एक स्पोर्ट्स सेक्शन का क्वेश्चन हो गया। या तो आपसे पूछ लेंगे ये मैरी कॉम कौन से फील्ड से बिलोंग करती है, या तो अगर किसी की डेथ हो गई है, जैसे शेन वॉर्न एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी डेथ हो गई है तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। या तो इवेंट और वेन्यू के बारे में पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट समर ओलंपिक्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, 2024 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, या तो उससे नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, या तो फर्स्ट इवेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। दिस कम्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पे क्वेश्चन इज फ्रॉम बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में बात करें तो हमारी मीराबाई चानू को, ठीक है, जो एक वेट लिफ्टर रह चुकी हैं मीराबाई चानू, इनको बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट, which Indian billionaire topped the Hurun richest self-made women in the वर्ल्ड 2022? ये खिताब किसको मिला है? मतलब ये सेल्फ मेड विमेन है जो बहुत ज्यादा रिच बनी है अपने बलबूते पे। ये इंडियन बिलियनियर हैं, ये कौन कौन है? एक्चुअली इसमें 3 नाम हम शेयर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर एंड एंटरप्रेन्योर इंडिया का जो चैप्टर है, ये जोहो बियोकॉन और नायका की फाउंडर्स रह चुकी हैं। कौन कौन है ये है किरण मजुमदार शॉ, फाल्गुनी नैयर और राधा वेंगू, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिनमें तीनों का नाम यहाँ पे उनका जिक्र हो, ठीक है। तो याद रखोगे, बहुत इंस्पिरेशनल लेडीज हैं, यस, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी, आपकी ये शायद 4th या 5th कैटेगरी होगी, डिफेंस की, है ना। डिफेंस की कैटेगरी हो जाएगी। डिफेंस की कैटेगरी से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक तो नॉर्मल सीए जो आपका हुआ है वही पूछा जाएगा, या तो आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी इंस्टीट्यूशन का लोकेशन, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है ना, आईएमए कहाँ पे है, आईएनए कहाँ पे है, ये पूछ लिया जा सकता है। या तो
आजकल हालांकि इसके क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये आएंगे। इक्विवेलेंट रैंक्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जितने भी इक्विवेलेंट रैंक्स है उस पे क्वेश्चन सीडीएस में पिछले सालों में बहुत बार देखा गया है। इक्विवेलेंट रैंक्स के बाद आपको पूछा जाएगा वेपन सिस्टम पे। ये टोटली डिपेंड करता है, स्टैटिक से भी पूछ सकते हैं, या तो जो करंट अफेयर्स में, अगर रफेल करंट अफेयर्स में है तो रफेल के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, या कौन से जो पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से फोर्स के लिए ऑपरेशनल होगा, आर्मी नेवी या एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो डिफेंस से ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पैसिफिक ओशियन में, या इंडियन ओशियन में। अब देखो सीडीएस है ना, अब अलग से ही खेल खेल रहा है। पहले बस यही पूछता था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाए तो कैसे होंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया किसके साथ करता है, बट अब क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से सी में ये खेल खेला गया था, ये तो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, या तो इंडिया की तरफ से कौन से शिप ने या कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। अब थोड़ा सा सीडीएस अपना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बट यू बेटर नो IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज इस बार हमने गोवा और अरेबियन सी में देखी थी, है ना, पार्टिसिपेट करा था। ये जो हेल्ड हुई थी वो हुई थी अरेबियन सी में और गोवा के पास। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा आता है गंगौर फेस्टिवल। गंगौर फेस्टिवल इज द वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल है गंगौर, इसको याद रखोगे, बहुत ज्यादा न्यूज में डोमिनेट हो रहा था। अगेन अ मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है अरेबियन सी में। वो कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है आपकी वरुण एक्सरसाइज। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए लिख सकते हो कि समुद्र शक्ति कौन, ऑब्वियसली इंडिया ही करती है। इंडिया कौन से कंट्री के साथ समुद्र शक्ति करती है, कौन से कंट्री के साथ धर्मा गार्डियन करती है, और कौन से कंट्री के साथ मित्र शक्ति करती है। ठीक है, एक बार सारा ऑलवेज आई टेल यू, जैसे हमारे जूम क्लासेस चल रहे हैं, उसका नया बैच अपकमिंग अभी आने वाला है, डिफेंस मेनिया ऐप पर ही आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो जाके चेकआउट कर लेगा, अदरवाइज वी वोंट बी वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट ओवर हियर। जितने भी जूम क्लासेस जहाँ पे हम कंप्लीट जीके अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर करके देख रहे हैं, डाउट्स एंटरटेन कर रहे हैं, ऑल इन ऑल पूरे जीके की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वहां पे मैंने हमेशा आपको कहा है ना, जब भी कोई ऐसी चीज आ गई है जो हमने पहले रीड आउट कर चुकी है तो उसको वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की देर इन देर कोशिश करो कि हाँ आपको कितना याद आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, हाउ मच इज दिस यूजफुल, कि हाँ, और मतलब ताकि अगर स्ट्रैटेजी चेंज भी करनी पड़े तो हम इन टाइम चेंज कर सके उसको, है ना। अगर अभी मुझे यही याद नहीं आ रहा, इतनी मेहनत से मैंने मित्र शक्ति की धर्मा गार्डियन वगैरह याद किया था, अब याद नहीं आ रहा, व्हाट डज दैट मीन, मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़े, या तो अपने फ्रेंड सर्कल जिनके साथ में पढ़ती हूँ उनके साथ चेंज करना पड़े, समथिंग कुड बी डन कि हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए और हमें चीजें याद रहे। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस। आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो अगर आपको याद है तो, है ना, बिना गूगल किए, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड अवसर स्कीम। अवसर स्कीम की तरफ से हमारा दूसरा क्वेश्चन। अवसर स्कीम बेसिकली पहले आप जान लो है क्या। अवसर स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन स्कीम। ओके, मतलब नाम से पता चल रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही ये लॉन्च किया होगा। ये एयरपोर्ट को एक ऐसा वेन्यू बना रहे हैं ताकि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो आके एयरपोर्ट पे काम कर सके। दिस इज टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ विमेन आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन टू प्रोवाइड देम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज। हम यहाँ पे देखते हैं गांव में वगैरह जाओगे, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कितने सुंदर सुंदर होते हैं जो वहाँ की लोकल लेडीज वगैरह, लोकल आर्टिसंस बनाते हैं, जिनको इतना भाव भी नहीं मिलता, इतनी रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती, है ना। तो उनके टैलेंट को एनकरेज करने के लिए अवसर स्कीम प्रोवाइड की गई है कि हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क्स हैं उनको भी अप्रिसिएशन मिले, उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उनको रखा जा सके। ऑब्वियसली दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो अवसर स्कीम के बारे में अब आप सब कुछ जान चुके हो। ठीक है,
Okay, next, Mihir Shah committee report was discussed in Lok Sabha. What this committee is related to? ये देखो, अगर आपने ऐसे ही किया होता, आपको लगता है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राइट? ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी हो सकता है। मिहिर शाह कमेटी को डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस वाज इन न्यूज। तो ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर जाता है। सेकंड कैटेगरी मतलब जो हाइब्रिड वाले करंट अफेयर्स आ रहे थे वो वाले में, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी किस चीज के लिए बनी है? नेशनल वाटर कमीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेंट्रल वाटर कमीशन के नाम से भी जानते हो इसको। वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करने के लिए मिहिर शाह कमेटी को बनाया गया है, उसका गठन हुआ गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखेंगे। इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है इंडिया के, यूं फॉरेन के भी पूछ लिए जा सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे नेपच्यून मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा है, विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम, अभी आपने रशिया यूक्रेन के झगड़े के बारे में बहुत सुना था, बहुत झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो नेपच्यून है ये यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस ने इंडक्ट करी है। नेपच्यून बेसिकली है क्या? दिस इज अनदर क्वेश्चन कि ये कौन सी, ये नेपच्यून के नाम से क्या है? ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिए जा सकते थे कि ये कोई एयरक्राफ्ट है या टर्पीडो है या टैंक है या व्हाट इज दिस। तो आपको पता होना चाहिए जो ये नेपच्यून है वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर रहने वाली है, एंड दैट कैन डिस्ट्रॉय द नेवल वेसल्स इंडक्टेड इनटू यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडियन आर्मी ने ये मैन पैड्स को लॉन्च किया था। दिस स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हाथ में एक बहुत बड़ी सी बंदूक टाइप कुछ होता था। इग्ला सिस्टम, इग्ला एस सिस्टम जिसका नाम है, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब हाथ में बहुत बड़ी बंदूक टाइप है, डिफेंस सिस्टम, छोटा सा डिफेंस सिस्टम आप इसको कह सकते हो, जिससे एरियल टारगेट्स मारे जा सकते हैं। एरियल टारगेट्स में क्या क्या हो गया? ड्रोन हो गया, आपका हेलीकॉप्टर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे एनिमी आएंगे हम उसको उड़ा सकते हैं, और ये मैन पोर्टेबल है। इग्ला एस सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? हमारे पुराने दोस्त से, रशिया से लिया हुआ है, ठीक है। मैन पैड्स, इग्ला एस सिस्टम। Okay, next, who is the first officer of the Corps of Engineers to become Chief of Army Staff of India? मतलब Corps of Engineers से पहले जो COAS, जो आर्मी चीफ बने हैं वो पहले हैं। वो कौन है? पहले हैं इसलिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये पहले ऑफिसर हैं जो कोर ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, और ये बन चुके हैं अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS। किसको इन्होंने रिप्लेस करा है? इन्होंने रिप्लेस करा है लेफ्टिनेंट जनरल MM नरावने को, ठीक है। मनोज मुकुंद नरावने जो हमारे 28th चीफ थे उनको रिप्लेस करके अब बने हैं जनरल मनोज पांडे। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बुक्स की, ठीक है। ये आई गेस हमारी 5th कैटेगरी है, सब आप लिखते जाओगे। बुक्स में भी आपकी 3 कैटेगरी CDS पूछेगी। कौन सी 3 कैटेगरी? एक तो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स आपसे पूछी जा सकती है, लाइक गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है अबाउट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मतलब APJ अब्दुल कलाम की बुक्स, चाहे 10 साल पुरानी भी क्यों ना हो, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। सलमान रुश्दी एक बहुत ज्यादा फेमस राइटर है, उनकी लिखी हुई बुक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और थर्ड कैटेगरी की हमारी बुक्स आती हैं जो है करंट अफेयर्स की बुक्स, वो जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और ये जो बुक बिलोंग करती है करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। बट आपको ये तीनों कैटेगरी की बुक्स एंड ऑथर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की बुक्स होती है तो वो और ज्यादा, एक और स्टार आप यहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। ओके, हु हैज ऑथर्ड द बुक? क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ओ, नरेंद्र मोदी साहब को नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस होने लग गए हैं, ये लिखा है श्रीराम चौलिया ने, ठीक है। श्रीराम चौलिया इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे फोटो काफी अच्छी लगी हुई है इन यूनिफॉर्म, तो आपको शायद ज्यादा याद रहेगी इमेजेस के साथ।
अच्छा, पॉइजन पिल, दिस इज पॉइजन पिल, ठीक है। पॉइजन पिल बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी ट्विटर को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि पॉइजन पिल होता क्या है, विच वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। लेमन लैंग्वेज में बता दूं, पॉइजन पिल ये होता है कि कोई किसी को बहुत एग्रेसिवली एक्वायर करने की कोशिश करे, उसको खरीदने की कोशिश करे, जो कि बहुत ज्यादा एक गलत स्टेप हो सकता है, या जिसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, रिस्की बहुत ज्यादा है, उसे पॉइजन पिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आंसर वुड बी एक्विजिशन ऑफ कंपनी। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज ऑफ मस्क साहब, है ना, इलॉन मस्क बॉट ट्विटर, उन्होंने ट्विटर खरीद लिया फॉर $44 बिलियन, ठीक है। तो इसके लिए पॉइजन पिल नामक शब्द यूज किया गया था, ठीक है, अनवांटेड टेक ओवर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। दे ने अभी अभी साइन किया है ट्रीपार्टिएट एग्रीमेंट टू डेवलप विच विलेज डार्क स्काई सेंचुरी। मतलब डार्क स्काई सेंचुरी, इससे आप बहुत इजीली समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत, है ना, नेचुरल सा एनवायरनमेंट है, आप रात को जाओगे बहुत चमकते हुए सितारे मिलेंगे आपको, बहुत डार्क स्काई मिलेगा। ये कौन से विलेज की बात हो रही है लेके, है ना, ये डार्क स्काई सेंचुरी बन रहा है हेनले में। हेनले हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज डार्क स्काई सेंचुरी। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका, लद्दाख वाला इलाका बहुत ज्यादा न्यूज में है, आ सकते हैं क्वेश्चन, याद रखोगे, ठीक है। ओके, which Indian armed force organize the national level pollution response exercise? ये इसी का फुल फॉर्म है, याद रखोगे, NAT मतलब नेशनल, देन लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स पेट्रोल एक्सरसाइज, ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज है, क्या है, पहले हमें थोड़ा आगे पीछे इसका सर पैर पता चले, तभी पता चलेगी कौन सी आर्म फोर्सेस इसको ऑर्गेनाइज करती है। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ये एक प्रिपेयर्डनेस वाली एक्सरसाइज है ना, कि हम प्रिपेयर कर लें कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट प्लेयर्स, खासकर मरीन से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, उनको अवेयर कर दिया जाए ताकि मरीन स्पिल जैसी डेडली चीजों से बचा जा सके। उसकी प्रिपेयर्डनेस वाली एक्सरसाइज है। दिस हैज बीन डन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, दिस हैज बीन डन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट? प्योर, और ये लोग कमिट करते हैं, दिस इज 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो कि अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है या कमीशन हुआ है बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी इसके पीछे जिम्मेदार थी। इन्होंने आसाम में जोरहट पंप स्टेशन, आसाम पे इसको इनॉग्रेट किया है या कमीशन किया है। तो एक बहुत बड़ा पुश हो जाएगा टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first vaccine to be granted emergency use authorization in India for children in the age 5 to 12 years of age group? मतलब इतने छोटे बच्चों के लिए, ये एज ग्रुप के लिए, खासकर जो 5 to 12 इयर्स तक बिलोंग करते हैं, उनको इमरजेंसी यूज में कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? इसका अप्रूवल पहली कौन सी वैक्सीन है जिसको ये मिला है? ये मिला है कॉर्बीवैक्स को, ठीक है। उससे बड़े हैं तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह तो लग ही रहा है, बट अगर 5 से 12 साल के बच्चे हैं तो कोर्बेवैक्स को सबसे पहला अप्रूवल मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा थोड़ा सा साइंस एंड टेक से। अरियोजोमा इंडिकम, ये न्यू स्पीशीज न्यूज में थी। ये स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है, किस चीज की स्पीशीज है? ये है हमारी ईल की स्पीशीज, ठीक है। अरियोजोमा इंडिका इज एन ईल, ठीक है। फिर what is the primary objective of Amrit Sarovar initiative which was in news recently? अमृत सरोवर इनिशिएटिव अभी न्यूज में था, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है, 75 वाटर बॉडीज को डेवलप किया जाएगा, रिजुवनेट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स हो चुके हैं, तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें आजादी का अमृत महोत्सव ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 इयर्स को हम, तो उसमें ये अमृत महोत्सव
अमृत सरोवर इनिशिएटिव को भी लिया गया है, जिसमें 75 वाटर बॉडीज को हम डेवलप करेंगे और उसमें सबसे पहला जो अमृत सरोवर है वो रामपुर जिले में बनाया गया है। ठीक है, रामपुर में सबसे पहले बनाया गया है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, यू आर स्मार्ट इनफ टू आंसर। जीके में बहुत ज्यादा टाइम बचता है कि आप अपना दिमाग लगा के इंग्लिश को संभाल के, इंग्लिश को समझ के अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सही आंसर करके आ जाओगे। ठीक है, अब आइलैंड्स बहुत बार न्यूज में आपको देखने को मिलेंगे और सीडीएस में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आइलैंड्स की लोकेशन पे देखने को मिलेंगे। वो क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो न्यूज में होते हैं। तो जितने भी आइलैंड्स न्यूज में होंगे हम मंथ वाइज इसका कवर करते जाएंगे। ठीक है, और हाँ, अब हम कंटिन्यूसली मंथली करंट अफेयर्स या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू आपके स्टैटिक जीके से भी होंगे वो डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे हम। पॉलिटी के 100 अच्छे क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 अच्छे क्वेश्चन, जिसकी झलक आपको डायरेक्टली आपको अपने पेपर पे मिलेगी ना। देखो 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ज्योग्राफी के आते हैं 15 क्वेश्चन। अगर इस 15 क्वेश्चन के लिए आपने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड जान चुका है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट 15 क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे। तो ये इंडिविजुअल वीडियोस भी हम कवर करेंगे विद लाइव, विद रिकॉर्डेड वीडियोस, तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। इसलिए मेक श्योर आपने वो बेल को भी वो रिंग कर दिया हो। ठीक है, सब्सक्राइब करके वो बेल को भी रिंग कर दिया हो, क्योंकि अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी एंड यू विल बी मिसिंग सो मेनी इंपॉर्टेंट स्टफ आउट देयर। ठीक है, चलो, कुरिल आइलैंड्स जो होंगे वो एक डिस्प्यूटेड इलाका है, 2 कंट्री झगड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो एक्चुअली ये कौन 2 कंट्रीज हैं? लोकेशन में अगर आपको मैप पे दिखा दो तो आई गेस आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में आपको ये याद आएगा। पीडीएफ बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, ये रशिया और जापान दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि कुरिल आइलैंड हमारा है, कुरिल आइलैंड हमारा है। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट आए तो डीप स्टोरीज आप पढ़ के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं और क्या इंटेंशन था इसके पीछे का। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये पता होना चाहिए, कौन झगड़ रहा है? जापान और रशिया, 2 कंट्री के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है। चलो, अब तीसरी स्कीम, अप्रैल में एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई थी, या तो उसका अपडेट आया था। पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशियरी कौन है? देखो पहली बार मैंने आपको बताया था क्या कितनी चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पीएम स्वनिधि पहले है क्या? पीएम स्वनिधि इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मतलब क्या है? टू इनेबल द स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड which has been hit hard due to national lockdown। जब लॉकडाउन हुआ था तो ये जो रेकड़ी वाले होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट हो गए थे, उनका लाइवलीहुड इफेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उनको कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं था। उनकी बेनिफिट के लिए एक्चुअली पीएम स्वनिधि, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म भारत निधि स्कीम को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पूरी मिनिस्ट्री है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, ओके। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच हैज बीन सीन इन न्यूज। अब ये डैम या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर्स में होंगे। तो क्वार वाज इन न्यूज, ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर में अभी बना हुआ है, जो 550 है ना MW का है, मेगावाट्स का है, चेनाब नदी के ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि नदी आपसे पूछी जा सकती है। चेनाब नदी के ऊपर ये बना हुआ है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिप्री के अनुसार इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में। मतलब 2021 में इंडिया का खर्चा करने का रैंक कौन सा है डिफेंस रिलेटेड। पहले जान लेते हैं सिप्री है क्या। सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सबकी रैंकिंग लगाती है कि किसने कितना खर्चा किया है डिफेंस रिलेटेड। ठीक है, और इसमें 5 सबसे बड़े स्पेंडर्स रहे हैं। फर्स्ट रैंक आया है यूएसए का, इनके पास बहुत पैसे हैं। उसके बाद आता है चाइना का। थर्ड रैंक आता है इंडिया का। इंडिया के बाद आता है यूके एंड देन रशिया। इन लोगों ने इतना रिस्पेक्टिव खर्चा किया हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक पूछा है। इंडिया ऑब्वियसली स्टूड थर्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना।
ठीक है, समझ आ गया। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है लामित्ये। लामित्ये कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लामित्ये आपको पता होना चाहिए। लामित्ये हम सेशल्स के साथ करते हैं, सेशल्स में जाके ही करते हैं, सेशल्स के साथ ही करते हैं। लामित्ये इज इंडो सेशल्स एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये बोट एंड मरीन शो हुआ था इंडिया में, ये 4th टाइम हुआ है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अट्रैक्शन था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बोट एंड मरीन शो कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था केरला के कोची में, ठीक है। दिस इज इंडिया बोट एंड मरीन शो दैट हैज बीन कंक्लूडेड इन कोची। तो वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखना। ओके, इंडिया का पहला प्राइवेट कॉमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट कौन सा है? पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंस्पिरेशनल है, ऑफ कोर्स है। तो ये कौन सा है? इंडिया का पहला है शकुंतला। प्लस कौन सी कंपनी इसको कर रही है? दैट इज पिक्सेल। रॉकेट किसका यूज कर रही है? मस्क साहब का, ठीक है, मतलब स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स का रॉकेट यूज करके शकुंतला जो सैटेलाइट है उसको हम भेजने वाले हैं। पिक्सेल एक प्राइवेट कंपनी है जो भेजने वाली है। ये सारी जो अपडेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको आप याद रखोगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, मैंने अभी आपको स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में बताया था कि आपको इवेंट का वेन्यू पूछा जा सकता है कि जो भी फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, वो कहाँ होने वाला है। वो इस बार का होस्ट करने वाला है कतर। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है। उसके बाद विटली गोल्ड अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड इस बार मिला है चारुदत्त मिश्रा को। चारुदत्त मिश्रा को क्यों मिला है? स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के पीछे ये विटली गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज येट अनदर कैटेगरी जिसको आप पढ़ोगे। ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। फिर बुक वापस से मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन, ये किसने लिखी है? ये कौन से भाई साहब ने लिखी है? दिस हैज बिन रिटन बाय हरीश मेहता, ठीक है। ये किसने लिखी है? हरीश मेहता ने। तो इसको आप ध्यान रखोगे। बुक्स को मैंने ऐसे ही प्रेजेंट किया। आई नो राइटर्स याद करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इमेजेस लगा रखी हैं उसमें, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो सके। चलो ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 कहाँ होस्ट होने वाले हैं? कौन होस्ट करने वाला है? ये क्वेश्चन है हमारा। इससे पहली बार में हुआ था बिर्मिंगम में, बट 2023 वाला होने वाला है विक्टोरिया में। और उसके बाद का भी पूछा जा सकता है। सीडीएस इज वेरी फेमस कि वो नेक्स्ट नहीं पूछता, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। 2026 का विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2030 का हैमिल्टन कनाडा में होने वाला है, ठीक है। और पिछला वाला कहाँ हुआ था? बिर्मिंगम में हुआ था, ठीक है। और उससे भी पहले वाला ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम आयन बीम, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है आयन बीम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करता है? ऑब्वियसली इजराइल से। इजराइल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है धीरे धीरे। ये साइलेंट वर्कर है, मतलब कब आगे बढ़ के टॉप कर जाए कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। इजराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम दैट विल यूज लेजर शॉट। मतलब लेजर शॉट से वो सारे रॉकेट, ड्रोन और जितने भी इनकमिंग थ्रेट आ रहे हैं, एरियल टारगेट्स आ रहे हैं इसके सामने, वो सबको किल कर सकता है लेजर सिस्टम से, ठीक है। आयन बीम इजराइल। चलो ठीक है। देन क्वेश्चन इज, इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो, डेयरी कम्युनिटी रेडियो फॉर कैटल ब्रीडर्स, ये कौन सा है? ये हमारा है दूधवानी, ठीक है। दूधवानी इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो जिसको डेडिकेट किया है सोली टू द कैटल ब्रीडर्स। इंडिया का पहला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली कंप्लीट कर चुके हैं। 29 COAS दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? ये है हमारे मनोज चंद्रशेखर पांडे, जिनको रिप्लेस किया है वो है MM नरावने। ये 29 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सॉरी आर्मी स्टाफ है, और ये फर्स्ट
ऑफिसर टू बिकम COAS, दैट इज आर्मी चीफ फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स बनने वाले हैं, ठीक है, मतलब बन चुके हैं, ठीक है। इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम, मतलब रेलवेज टकराए ना ऐसा सिस्टम बनाया गया है, और इंडिया ने खुद ने बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, इसका नाम है कवच। एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जिससे ट्रेन के जो एक्सीडेंट्स हैं उसको मिनिमाइज किया जाएगा। कवच बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देन इंडिया का पहला सोलर रूफटॉप, इंडिया का पहला सोलर रूफटॉप, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है स्वामीनारायण टेम्पल, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। पोर्टेबल मतलब ये मोबाइल होगा, आप इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, अपने सोलर रूफटॉप को लेकर जा सकते हो। स्पेशली जब आप रेंट पे रहते हो, रेंट पे ऐसी बहुत दिक्कत होती है ना कि मतलब एक जगह इंस्टॉल कर लिया, अब उसे दूसरी जगह कैसे लेके जाए, तो दिस इज द सोल्यूशन नाउ। ओके चलो, अब वापस से इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये ओल्ड मेंबर्स को ये आंसर्स पता होंगे, हमने कवर कर चुके हैं इन सारे क्वेश्चन को। इंडिया का पहला वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम बना है हमारे आगरा में, ठीक है, आगरा में पब्लिक प्लेसेस को साफ करने के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में था क्योंकि 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोजेक्ट 75 होता क्या है। प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कलवरी क्लास सबमरीन चाहिए, ठीक है। Indian Navy intends to acquire 6 diesel electric submarine which will also feature advanced air dependent propulsion system। हमें 6 इतनी अच्छी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए, जिन ये 6 कौन सी सबमरीन रहने वाली है? INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, और 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अब लॉन्च होने वाली है। दिस वाज इन न्यूज, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी छठी है, INS वागशीर। अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो, दिस वाज प्रोजेक्ट 75, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द स्टेट ऑफ असम बाय द कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, दैट इज ऑयल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर्स का है। हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021? कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 किसको मिला है? ये मिला है डेविड एटनबरोग को, ठीक है, सर डेविड एटनबरोग को। क्यों मिलता है? ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है फॉर योर फर्दर क्यूरियोसिटी, ठीक है। फिर इंडिया का पहला, देखो इस सीरीज में बहुत सारे इंडिया के पहले हैं, तो ऑब्वियसली आपको डबल रिवीजन इसका करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो कि 500 किलोवाट सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, वो कौन सा है? ये अगेन जम्मू कश्मीर के पल्ली विलेज में है, ठीक है। इसको कार्बन न्यूट्रल पंचायत बोला गया है और ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ी सी फैशन वर्ल्ड में आ जाते हैं। मिस इंडिया 2021 कौन रही है? और ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2021, नो इट इज नॉट मानुषी चिल्लर, मानुषी चिल्लर उनसे पहले बन चुकी है, ठीक है। इस बार बनी थी 2021 में बनी थी कैरोलिना बीकासवका, ये पोलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है, पोलैंड से बिलोंग करती है, तो इतना आप याद रखोगे। चलो ठीक है। Not just a night watchman, my innings in the BCCI. Obviously स्पोर्ट्स की बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। किसने ऑथर करी है ये बुक? इमेज के थ्रू देख लोगे, विनोद राय। विनोद राय जी ने ये बुक लिखी है कि आई एम नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, मैंने BCCI में भी बहुत कुछ किया है, ठीक है, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आप ध्यान में रखोगे। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द जूम क्लासेस, तो प्लीज डिफेंस मेनिया ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करके वहां के स्टोर सेक्शन में जाके देख लेना। CDS का अपकमिंग बैच कब आ रहा है जो कंप्लीटली जूम पे पढ़ाने वाला है, ठीक है। सो बहुत कम टाइम बचा रह गया है। मोटिवेट भाई अब आपको होना है तो हो जाओ, वरना डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, वरना ये एग्जाम तो मिस होने वाला है, ठीक है। तो
दैट इज इट. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.